बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, वेलकम अगेन बैक टू द रेमेडियल क्लासेस। जो पिछले हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने टॉपिक लिया था पोइट्री। उसमें हमने सभी क्लियर कर दिया था कि पोइम्स हमारी 5 हैं, उनके नाम, पोइट्स के नाम, और उसके साथ साथ हमने कंप्लीट कर लिया था कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी जो बुक पोर्शन है, जो फर्स्ट बुक है हमारी हॉर्नबिल, जिसमें ये पोइट्री भी है और साथ में 8 चैप्टर्स भी हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर्स जैसे आप देखेंगे अपने बुक में, तो चैप्टर्स हमारे पास क्या हैं। नंबर 1, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह है हमारे एक राइटर जिनकी डेथ हो चुकी है, उन्होंने वो लिखी हुई है। नेक्स्ट वन इज वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर जो है हमारा डिस्कवरिंग टच द सैगा कॉन्टिन्यूस। फोर्थ चैप्टर है हमारा लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं। जो हमारा 5th चैप्टर है उसके बाद वो है द एलिंग प्लैनेट। 6 चैप्टर टोटल मैंने बताए थे, जैसे इसमें 8 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर जो है हमारा वो है ब्राउनिंग वर्जन। 7th चैप्टर है हमारा द एडवेंचर, एंड द लास्ट एंड 8th वन इज द सिल्क रोड। ठीक है, ये हमारे 8 चैप्टर्स रहेंगे। तो इस बुक में से हमें देखिए कितना आएगा। 4 नंबर का मैंने आपको स्टेंजा बता दिया था पोइट्री का। 6 नंबर के पोइट्री के क्वेश्चंस बता दिए थे, 10 नंबर। अब ये जो बुक पोर्शन है ये कैरी करेगा 19 मार्क्स, 19 नंबर। ठीक है, तो इसमें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन होगा बड़ा जो 9 नंबर कवर करेगा, 9 मार्क्स। ठीक है, तो ये हॉर्नबिल में हम आगे बढ़ते हुए अब चैप्टर्स की डिटेल पे चलते हैं थोड़ा सा। हमारी पहली जो बुक है हॉर्नबिल, उसका पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, इस चैप्टर की थोड़ी सी आउटलाइन बता देता हूं मैं आपको कि ये चैप्टर जो है एक दादी और ग्रैंडसन यानी पोता, उसके बारे में लिखा गया है। खुशवंत सिंह जी ने अपने बारे में ही बताया है और अपनी दादी जी के बारे में बताया है। तो वो शुरू से बताते हैं कि पहले वो गांव में रहा करते थे और गांव से किस तरह वो शहर गए, दादी कैसे गांव में अकेले रह गई, फिर दादी को भी शहर ले जाया गया, तो दादी वहां पे मतलब गांव के मुकाबले कैसे एडजस्ट हुई, क्या हुआ, और अंत में उनके जो दादी जी हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बड़े के लिए आता है वो क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। चरित्र चित्रण कीजिए किसका, जो ऑथर है खुशवंत सिंह जी, उनकी दादी का अपने चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। या ये क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज अ रिलीजियस काइंड ऑफ लेडी, एक्सप्लेन। कि जो ऑथर की दादी जी हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी या औरत मानी गई है इस चैप्टर के अंदर, तो उसके बारे में बताइए। यह क्वेश्चन और बदल के आ सकता है कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर इज अ काइंड हार्टेड लेडी, बहुत ही अच्छे हृदय वाली औरत बताई गई है, तो इसके बारे में भी बताइए। या इस क्वेश्चन को और बदला जा सकता है। देखिए मैंने कितनी बार आपको बता दिया कि पहला उसका ब्रीफ कैरेक्टर स्केच, दूसरे में आपको ऑप्शन आ सकती है कि रिलीजियस काइंड ऑफ लेडी, और तीसरे में आपको आ सकता है कि काइंड हार्टेड लेडी, और चौथा क्वेश्चन इसमें अगर घूम फिर के अगर पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर लव हर ग्रैंडसन वेरी मच, जो अपने पोते से बहुत ही प्यार करती थी। तो ये जितने भी क्वेश्चन अगर आपको घूम के आते हैं, ये 9 नंबर की बात कर रहा हूं मैं इसमें। तो 9 नंबर के लिए आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल आंसर है आपका इसके लिए कि आपने कैरेक्टर स्केच जो है वो एक्सप्लेन कर देना है दादी जी का। अब कैरेक्टर स्केच कुछ इस तरह से है कि दादी, अब दादी हैं तो ऑब्वियसली वो बूढ़ी हैं, नेचुरली बूढ़ी औरत है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि वो एक बूढ़ी औरत, काफी उम्र की औरत है। ठीक है, और उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और बाल उनके सफेद हो चुके हैं, वो सफेद साड़ी पहनती हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियां हैं और पीठ में हल्का हल्का झुकाव जिसको हम बेंट बोलते हैं वो आ चुका है। उसके अलावा वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत है
और उनका मुख्यतः काम क्या है? उनका ज्यादातर काम रहता है भगवान की पूजा करना, माला जपना, भजन गाना। और गांव में जब वो हुआ करते थे तब उनका कार्य होता था कि जो स्ट्रे डॉग्स जो मिलते थे उनको वो खाना खिलाया करते थे, ठीक है। लेकिन शहर में आके अब घर भी छोटे हो गए, सिमट गए, तो उस कारण से वो नहीं उतना कर पा रही थी। तो वहां पे उन्होंने चिड़ियों को दाना डालना जो है वो शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ में पड़ोस में मोहल्ले में जितनी औरतें रहती थी उनको इकट्ठा करके उन्होंने भजन कीर्तन का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जब जो ऑथर खुशवंत सिंह है जिन्होंने चैप्टर लिखा है, वो जब बड़े हुए तो पढ़ने के लिए विदेश चले गए। तो उस समय में दादी काफी मतलब दुखी हो गई थी क्योंकि उनको आदत थी अपने पोते के साथ रहने की। तो वो भी उनको बुरा लगता था। फिर उसके बाद जैसे ही उनका पोता वापिस आता है तो एक दिन दादी अम्मा जो है वो बहुत बीमार हो जाती है, और बीमार होने के कारण उनको अस्पताल ले जाया जाता है। और डॉक्टर उन्हें बोलता है कि इन्हें थोड़ा बहुत बुखार है और इन्हें आराम की आवश्यकता है। लेकिन क्या होता है, दादी जब घर आती हैं तो बुजुर्ग अक्सर नहीं मानना चाहते हैं बात को। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे को पता है मेरे पास समय कम है, और वो समय मैं कैसे यूज करना चाहती हूँ, अपना भजन कीर्तन करते हुए। बस वो अपने बेड पे जैसे बैठ गई, अपनी माला जब शुरू होगी और मंत्र पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिए। और उसी दौरान एकदम से उनके जो होंठ हैं वो चलना बंद हो गए। जो उनके हाथ में माला थी जिसको हम रोजरी बोलते हैं, वो हाथ से छूट के नीचे गिर गई। और जितनी देर तक परिवार वाले अंदर आए तब तक उनकी दादी जी की मृत्यु हो चुकी थी। और एंड में जब मतलब सभी उनका वो जो अंतिम कार्यक्रम, अंत्येष्टि का कार्यक्रम विच इज नोन एज फ्यूनरल, वो करने इंतजाम करने के लिए यहाँ वहां गए, तो हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में चिड़ियां उनके आसपास आके बैठ गई। और वो चिड़ियां मतलब कोई आवाज नहीं कर रही थी, चहचहा नहीं रही थी, बिल्कुल शांति से वहां पे बैठी हुई थी। और जैसे ही दादी माँ को ले जाया गया अंत्येष्टि के लिए उनकी, तो वो चिड़ियों को जब खुशवंत जी सिंह जी की माता जी ने उनको ब्रेड डाली खाने के लिए, तो उन्होंने उनको नहीं खाया और वहां से वो उड़ गई। तो मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि देखिए कितनी धार्मिक और पवित्र हृदय वाली थी कि पंछी तक उनसे प्यार करते थे, और उनके जाने के दुख में, मृत्यु के दुख में उन्होंने ब्रेड तक भी नहीं खाई वहां पे आके, ठीक है। तो ये कैरेक्टर स्केच जो है ये बहुत ही जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 9 मार्क्स, 9 नंबर के लिए अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली 100 में से 90 टाइम्स ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए क्या बोल सकते हैं इसमें कि द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड लेडी, शी वाज विडो and used to wear white sari. She has wrinkles on her face and bent on her back. She is a religious kind of lady, and she used to make prayers, read religious books, chanting beads, and used to make prayers. She loved her grandson very much. ठीक है, अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, शी फेल्ट वेरी सैड व्हेन हर ग्रैंडसन वेंट फॉर स्टडीज, फॉर हायर स्टडीज टू अब्रॉड। स्टॉप कर सकते हैं इसके बाद, इन हिज अब्सेंस शी स्टार्टेड टू फीड स्पैरोज इन द सिटी। शी यूज्ड टू मेक भजन्स विद द नेबरर्स in her house. Okay. At last, when the grandson got back, she was very happy because she felt that now she is not alone. अब वो अकेली नहीं है। Immediately or soon after that, she felt ill. वो बीमार पड़ गई। And when she was taken to the doctor, जब उसको ले जाया गया डॉक्टर के पास, the doctor told that she has a minor fever and she must take a rest. ठीक है, रेस्ट करने के लिए बोला। Then the family took her back to the house and she refused to take rest.
She sat on her bed and started making prayers. Very soon her lips stopped moving and the rosary fell down and she was dead. When she was taken out for a funeral, many sparrows surrounded her dead body. Even they did not eat the bread given by the author's mother and they flew away. अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहें तो आप इसको जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप इसके नोट्स बना के इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया बड़ा, ग्रैंडमदर। अब इसके छोटे क्वेश्चंस हैं। छोटे क्वेश्चंस में क्या है, देखिए 3 तरह से क्वेश्चंस हैं। पहला, व्हाट आर द 3 वेज इन विच दादी जी स्पेंट हर टाइम। 3 वेज कौन से थे जिससे वो अपना समय व्यतीत करती थी। तो वो 3 काम क्या करती थी। सबसे पहला कि वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी। शी यूज्ड टू रीड रिलीजियस बुक्स, मेक प्रेयर्स, चैंटिंग फील्ड्स। ये पहला काम था। दूसरा काम क्या था, शी यूज्ड टू स्पिन व्हील, चरखा काटने का वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती थी। और थर्ड काम क्या था, शी यूज्ड टू फेड डॉग्स एंड स्पैरोज, वो कुत्तों को और चिड़ियों को खाना खिलाने का काम करती थी। ये उसके 3 वेज। चलिए एक क्वेश्चन और है इसके अंदर कि व्हाट आर द 3 फेजेस। फेजेस क्या थे, हमने वेज किए, अब आगे फेजेस, चरण, THASES। उनके रिश्ते में, जो पोता और दादी का रिश्ता था, उनके रिश्ते में 3 चरण क्या थे। तो इसमें पहला चरण क्या था, द फर्स्ट फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप इज व्हेन दे लिव इन द विलेज। पहला चरण वो था जब दादी और पोता दोनों गांव में इकट्ठे रहते। द सेकेंड फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप इज व्हेन द ग्रैंडसन वेंट फॉर स्टडीज टू सिटी। दूसरा चरण वो आया जब दादी माँ घर में अकेली रह गई और उनका जो पोता है वो पढ़ने के लिए शहर चला गया। एंड द थर्ड फेज इज व्हेन शी कम्स टू नो दैट ऑथर इज लर्निंग म्यूजिक एट स्कूल। तीसरा चरण वो आया जब उसने ये जाना, उसको ये पता लगा कि इसको संगीत के बारे में बताया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। दादी इसके बिल्कुल विरुद्ध थी। वो चाहती थी कि बच्चे को पढ़ाया जाए तो उसके धर्म के बारे में, कुछ रिलीजियस बुक्स के बारे में, उनके कल्चर के बारे में और बाकी कामों के बारे में ना पढ़ाया जाए। तो इससे वो बहुत ही ये उनकी जिंदगी का तीसरा चरण था। तो फर्स्ट फेज कब हुआ, जब वो गांव में रहते थे। सेकंड फेज कब हुआ, जब वो शहर पढ़ने के लिए चले गए। और थर्ड फेज कब हुआ, जब दादी माँ को ये पता चला कि उनका जो पोता है वो स्कूल में म्यूजिक सीख रहा। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है। ये 3 में से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। वो तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 रीजंस व्हाई द ग्रैंडमदर गॉट डिस्टर्ब। देखिए पहला फेज THASE यानी चरण। दूसरा क्या रीजन था, कारण था उनके डिस्टर्ब होने का। और तीसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द 3 वेज। अक्सर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो ये गलती करते हैं, वो ये नहीं समझना चाहते हैं कि फेज अलग है, वेज अलग हैं और जो रीजन है वो अलग है। फेज तो 3 मैंने आपको बता दिए, जो गांव में रहते थे तब पहला चरण, जब वो शहर चले गए तो दूसरा चरण, और जब उसको पता चला कि म्यूजिक सीख रहा है तो वो तीसरा चरण। अब उसके डिस्टर्ब होने के 3 कारण क्या थे। देखिए पहला, जब वो शहर पहुंच गई और उनका पोता भी वहीं था, तो गांव में वो स्कूल की तरफ अक्सर इकट्ठे जाया करते थे, दादी और पोता। लेकिन अब शहर में आ गए थे तो नेचुरली आपको पता है शहर में स्कूल बसेस लगी होती हैं, तो स्कूल बसेस में ही उसका आना जाना होता था। तो पहला रीजन है उसकी डिस्टर्ब होने का, दैट शी कुड नो लॉन्गर accompany her grandson to school, कि वो अपने पोते के साथ अब स्कूल नहीं जा पा रही थी, उसके साथ नहीं दे पा रही। ठीक है। सेकेंड रीजन क्या था, शी डिड नॉट लाइक द सब्जेक्ट,
बिल्कुल पसंद नहीं करती थी नॉट इन द स्कूल। जो स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी होते हैं, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे मैंने पहले बताया कि वो चाहती थी कि सिर्फ धार्मिक चीज़ों के बारे में ही पढ़ाया जाए, तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ये दूसरा कारण था उसके डिस्टर्ब होने का। और तीसरा कारण और पहले फेज का थर्ड फेज एक जैसे है, ठीक है। द थर्ड रीजन इज दैट व्हेन शी कम्स टू नो दैट ऑथर इज लर्निंग म्यूजिक एट स्कूल, कि ऑथर जो है वो म्यूजिक सीख रहा है स्कूल के अंदर, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो आप लोगों ने इन 3 क्वेश्चंस को ध्यान में जरूर रखना है। पहला है फेज यानी चरण, दूसरा है रीजंस यानी कारण, और तीसरा है आपके वेज। किन 3 तरीकों से अपना समय व्यतीत करती थी, किन 3 चीजों से वो परेशान हुई थी, और किन 3 चरणों में उनकी जो रिश्ता है वो चला हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन आपने जरूर अपने दिमाग में रखने हैं, बिकॉज दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलिए अगले क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के ही। उसमें क्या बोला हुआ है, What are the odd ways in which grandmother reacted just before she died? मरने से पहले odd way का मतलब है कुछ अटपटे ढंग से उसने बिहेव करना क्या शुरू कर दिया और कैसा बिहेव उसने किया। तो इसमें देखिए सिंपल था कि जब उसको हॉस्पिटल से लाया गया दादी को और घर में उसको बोला गया कि तुझे आराम करना है, तो दादी ने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं आराम नहीं करूंगी और मेरा जितना समय है वो मैं भगवान के लिए अर्पित कर दूंगी। तो उसने क्या किया, अपने बेड पे चुपचाप से बैठ गई, अपनी जो माला थी रोजरी बीड्स यानी मनकों वाली माला जो थी वो अपने हाथ में पकड़ ली उसने और अपने पूजा पाठ जो है वो शुरू कर दिया। और तभी एकदम से उनकी आंखें बंद हो गई, होंठ जो है वो चलना बंद हो गए और माला उनके हाथ से छूट के बेड के नीचे गिर गई और उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप देखिए सिंपल लैंग्वेज में। मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप लिख सकें, ठीक है। तो अब क्या बोला, when she came back from the hospital she refused to take rest। जब वो हॉस्पिटल से आई उसने आराम करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। she sat on her bed, अपने बिस्तरे पे वो बैठ गई and started making prayers and chanting beads। और उसने क्या किया, मनकों वाली जो माला है वो जपना शुरू कर दी और प्रेयर्स या मंत्र, जैसे आपको पता है बुजुर्ग लोग कुछ ना कुछ ओम नमः शिवाय, श्री राम, ऐसा कुछ ना कुछ मुंह में बोलते रहते हैं और साथ में उन्होंने माला भी जपते रहे। वेरी सून हर लिप्स स्टॉप मूविंग, और बड़ी जल्दी उनके जो होंठ थे वो चलना बंद हो गए। हर रोजरी फेल डाउन, और उनकी जो माला थी वो गिर गई। एंड शी वॉज डेड, और उनकी जो थी वो मृत्यु हुई। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज इन विच वे, इन विच मैनर द स्पैरो शोड देयर सोरो। अपनी जो मतलब उदासी थी, अपना जो दुख था वो कैसे व्यक्त किया उन्होंने। अब देखिए कैसे व्यक्त किया कि हजारों की संख्या में चिड़ियां इकट्ठी होके उनकी जो डेड बॉडी थी उसके आसपास बैठ गई और वो कोई शोर नहीं कर रही थी, मानिए उनको भी दुख हो रहा है। और जैसे ही डेड बॉडी को ले जाया गया और उन चिड़ियों को कुछ खाने के लिए ब्रेड्स डाली गई तो उन्होंने उसे खाने से इनकार कर दिया और वहां से वो उड़ गई। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि मैनी या हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज surrounded the dead body of the grandmother and they were not making any noise। कोई शोर वो नहीं कर रही। When the dead body was taken away, जब जो डेड बॉडी थी उसको ले जाया गया, the mother of the author, अब ग्रैंडमदर खत्म हो गई, अब मदर आ गई है। The mother of the author put some bread to those sparrows to eat, कुछ ब्रेड डाल दी उनको खाने के लिए। तो
दे डिड नॉट ईट द ब्रेड एंड फ्लाई अवे, उन्होंने उस ब्रेड को नहीं खाया और वहां से वो उड़ के चली गई। तो इस चैप्टर में हमने यही क्वेश्चंस किए हैं। फिर मैं इनको रिपीट कर देता हूँ एक बार, देखिए क्या था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रैंडमदर, और ग्रैंडमदर इज अ रिलीजियस काइंड ऑफ लेडी, और ग्रैंडमदर इज अ काइंड हार्टेड लेडी, और ग्रैंडमदर लव्स हर ग्रैंडसन वेरी मच। इन सब क्वेश्चंस के लिए आपने एक ही आंसर तैयार कर देना है। फिर हमने किया व्हाट आर द 3 फेजेस, 3 चरण क्या थे, तो क्या थे, पहला जब वो गांव में रहते थे, सेकंड जब वो पढ़ने के लिए स्कूल चले गए, और थर्ड जब दादी माँ को ये पता चला कि वो म्यूजिक की क्लास जो है वो अटेंड कर रहा है स्कूल में। फिर आगे 3 रीजन क्या थे उसकी डिस्टर्ब होने के, तो 3 रीजन, पहला था कि वो अपने पोते के साथ अब स्कूल नहीं जा पा सकती थी जैसा कि वो गाँव में करती। दूसरा, उसे वो विषय पसंद नहीं थे जो उसे पढ़ाए जा रहे थे कहाँ पे, स्कूल में, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि सिर्फ धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, इन संस्कारों के बारे में ही पढ़ाया जाए और बाकी चीजों के बारे में स्कूल में ना सिखाया जाए। और तीसरा कारण मुख्य वही था जो पहले में था, कि उसको ये पसंद नहीं था कि मेरा पोता स्कूल जाके म्यूजिक। उसके बाद आगे हमारे 3 वेज, इन 3 तरीकों से अपना समय व्यतीत करती थी। तो नंबर 1 क्या करती थी, वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी, माला जपती थी, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करती थी, मंत्र उच्चारण करती थी, इससे अपना समय व्यतीत करती थी। दूसरा तरीका क्या था उसका समय व्यतीत करने का, वो चरखा काटने का काम करती थी, शी यूज्ड टू स्पिन व्हील। और तीसरा मुख्य काम था कि वो कुत्तों को और चिड़िया को भोजन खिलाने का काम किया करते। फिर आगे की ऑड वेज क्या थे वो भी हमने कर लिए। ऑड वेज में था कि जब वो घर आई उन्होंने आराम करने से इनकार कर दिया और अपनी प्रार्थना जो है वो शुरू कर दी, लेकिन बहुत जल्दी ही उनके होंठ चलना बंद हो गए और उनकी आंखें बंद हो गई और उनके हाथ से माला छूट के नीचे गिर गई और तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी। और लास्ट क्वेश्चन था चिड़ियों ने कैसे रिएक्ट किया, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया कि वो हजारों की संख्या में एकदम से इकट्ठी हो गई डेड बॉडी के आसपास, और ऐसा व्यतीत हो रहा था, मतलब ऐसा वो बता रही थी कि उन्हें कितना दुख है कि वो किसी की तरह की कोई आवाज नहीं कर रही थी और चुपचाप से वहां पे बैठी थी। और जैसे डेड बॉडी ले जाई गई और जो अथर की माता जी है उन्होंने खाना डाला, ब्रेड डाली खाने के लिए, उन्होंने उसको भी ग्रहण नहीं किया और वो वहां से चली गई और क्या उड़ गई। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, इसमें हमें यही क्वेश्चन आएंगे। नाउ कम्स द सेकंड चैप्टर, that is, we were not afraid to die if we can all be together। ठीक है, इसमें क्या बोला गया हुआ है कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब इकट्ठे ही होंगे। We were not afraid to die if we can all be together। ठीक है, ये जो कहानी है, ये कहानी एक परिवार की है। इस परिवार में वाइफ, हस्बैंड और उनके 2 बच्चे। और ये कहानी किस बारे में है कि उन्होंने एक समुद्री सफर करने का निश्चय किया और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने मतलब निश्चय बना लिया, अपने दिल में एक भावना बना ली कि हम ये सफर जरूर करें और परिवार के साथ ही ये सफर किया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या था, जो किस्ती उन्होंने इस्तेमाल की उसका नाम था वेव वॉकर, और हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा और बेटी, ये 4 लोग जो थे वो उनके साथ इस सफर के लिए चलना शुरू किया। तो ये सफर जो था वो लगभग 1,55,000 किलोमीटर था समुद्री यात्रा से, मतलब समुद्री यात्रा के द्वारा ही ये सफर पूरा तय किया जाना। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो सफर शुरू किया वो किया इंग्लैंड की बंदरगाह प्लाईमाउथ से, और फिर वो वहां से केप टाउन पहुंचे और फिर उन्हें प्रशांत महासागर से होते हुए अपना आगे का सफर तय
करना था। और लास्ट में उन्होंने जब प्रशांत महासागर का सफर तय करना था तो उन्होंने 2 नाविकों की मदद ली, लैरी और हर्ब नाम के 2 नाविक उन्होंने वहां से लिए, क्योंकि प्रशांत महासागर का सफर बहुत ही मतलब खतरनाक माना जाता था। और लास्ट में उसके बाद बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या चीजें भुगती और क्या क्या हुआ उनके साथ, और कैसे वो एक छोटे से एम्स्टर्डम करके एक आइलैंड पे पहुंचे और वहां पे उनका सफर जो है वो खत्म हो गया। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आपको आएगा, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन व्हेन द रफ वेदर बिगिन। दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द शिप। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा मेन क्वेश्चन इसमें है जो आपको बड़े में भी आ सकता है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th of January। ये 3 क्वेश्चंस हैं और ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले में पूछा गया है कि कैप्टन, जो जहाज का कैप्टन था, कप्तान था, उसने क्या क्या कदम उठाए जब बड़ा ही ज्यादा रफ मतलब समुद्र में बहुत ही तूफान आ गया, तब उसने क्या स्टेप्स उठाए। दूसरे में पूछा गया है उसने क्या कदम उठाए जब उस जहाज के अंदर वेव वॉकर नाम का जो उन्होंने किश्ती या जहाज बनाया था, उसमें जब पानी आना शुरू हो गया तो उन्होंने क्या किया उसको रोकने के लिए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति बताइए। वॉयजर्स का मतलब होता है जो पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति बताइए। 4th और 5th of January, नया साल शुरू हुआ था, 4 और 5 तारीख को उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इस बारे में बताइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था, जब रफ वेदर आया तो कैप्टन ने क्या स्टेप्स उठाए। ठीक है, तो कैप्टन उनके फादर ही थे, साथ में उसकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। ठीक है, तो अब यहाँ ने कैप्टन ने क्या किया कि देखिए जब तूफान आएगा तो जहाज या किश्ती जो भी है वो अपने स्थान से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कश्ती को लंगर जिसको बोलते हैं एंकर्स के साथ ढंग से बांध दिया ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए। और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि हैवी रोप से उसको पूरी तरह से बांध दिया ताकि किश्ती किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो पाए। अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो छोटे में ही आएगा 2 नंबर के लिए, ये 9 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए अब क्या बोला हुआ है, द कैप्टन ऑफ द शिप एंकर्ड द शिप विद हैवी रोप्स। भारी भारी रस्सियों से उनको बांध दिया गया, सो दैट कि जिसकी वजह से द शिप माइट नॉट गेट लॉस्ट इनटू द स्टॉर्म, तूफान में जो है वो किश्ती गुम ना हो जाए। एंड ही आल्सो मेड इट श्योर, और उसने ये सुनिश्चित कर दिया था कि ऑल द फैमिली मेंबर्स शुड बी विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं होना है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ ही रहना है। ठीक है, तो इस तरह से उसने जब रफ मौसम आया तो उसने शिप को संभालने की कोशिश की। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब किश्ती के अंदर पानी, उस जहाज नुमा किश्ती के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया तो उसने क्या किया। अब देखिए जब पानी उसको लगा कि एंटर होना शुरू हुआ है तो उसने क्या किया, द कैप्टन ट्राइड टू चेक, ये चेक करने की कोशिश की दैट देयर शुड बी नो होल इन द शिप, कि उस किश्ती या जहाज में कोई भी छेद ना हो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या किया उसने, ही अब क्या किया, ही टाइड द शिप, उसने उसको बांध दिया विद वाटर प्रूफ कवर्स, पानी से बचने के लिए वाटर प्रूफ कवर्स के साथ उसने उसको अच्छी तरह से मतलब पूरा कवर कर दिया। ठीक है, और लास्ट में उसने क्या किया, एंड दे स्टार्टेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द शिप, जितना पानी उसमें भर चुका था, अगर ज्यादा पानी भर जाता तो वो डूब जानी थी, लेकिन उसने क्या किया, उस पानी को पंप करवाना शुरू कर दिया और इस तरह से उसने अपने जहाज को बचा लिया। ठीक है,
ये 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको 2 नंबर में आएगा। स्टेप्स टेकन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द शिप और स्टेप्स टेकन व्हेन द रफ वेदर बिगन। इन दोनों ही कंडीशंस में आपको 2 नंबर में ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको 9 नंबर में भी आ सकता है। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th एंड 5th ऑफ जनवरी। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या किया कि 4th और 5th जनवरी को मौसम थोड़ा साफ हो गया और थोड़ी उनके दिल में खुशी भी आ गई कि शायद अब हम सेफ हो चुके, और कम से कम 3 या 4 दिनों बाद उन्होंने पहला भोजन जो है वो ग्रहण किया और वो सभी बहुत खुश थे। हस्बैंड, वाइफ, उनके 2 बच्चे और साथ में जो नाविक थे वो भी बहुत खुश थे और वो नए साल को पूरी तरह से समुद्र के बीच में ही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनका जो ये एंजॉयमेंट है वो कुछ ही देर का मेहमान है और कुछ ही देर बाद मौसम जो है वो खराब होना शुरू हो गया। आसमान में काले बादल जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, बारिश शुरू हो गई, तूफान शुरू हो गया और ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो उठना शुरू हो गई। लेकिन उनकी आपस में जो एक दूसरे के साथ एकजुटता थी और उनका साहस था और उनका बच निकलने का, जिसकी वजह से टाइटल को नाम दिया गया है वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, मरने से नहीं डरते हैं, तो शर्त एक ही है, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, मरेंगे तो सब हम इकट्ठे मरेंगे। और इतने तूफान, इतनी ऊंची लहरों, बारिश, बादल, सब चीजों के बीच से बचते हुए उन्होंने अपनी किश्ती को एक आइलैंड तक पहुंचा दिया और आइलैंड पे थोड़े से ही लोग वहां पे रहते थे। एम्स्टर्डम करके आइलैंड था और उन आइलैंड वालों ने उनका बहुत गर्म खुशी से स्वागत किया और उन सबको किश्ती से निकाल के उस आइलैंड पे सेफ उन्होंने रख दिया। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि on 4th and 5th of January they had their first meal after many days। 4 या 5 जनवरी को उन्होंने जो अपना भोजन ग्रहण किया वो काफी दिनों के बाद किया हुआ भोजन था। They all were very happy, वो सब बहुत खुश थे and they were enjoying their trip, और वो अपना जो ट्रिप है उसको पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, बट, लेकिन क्या हुआ, बट देयर हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनकी खुशी जो थी वो बहुत ही क्षण भर की। वेरी सून द क्लाउड्स, द ब्लैक क्लाउड्स स्टार्टेड टू अपीयर इन द स्काई एंड द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग वेरी फास्ट। हवा बहुत तेज चल पड़ी। The waves of the sea got higher and higher, and they felt that their death was near। ठीक है, उनको लगा कि उनकी मृत्यु जो है वो बहुत ही नजदीक है। But their courage and unity, उनका जो साहस था और उनकी जो एकजुटता थी, that saved their life। They tried very hard and reached an island whose population was very low, and the name of that island was Amsterdam। The people who were on the island saved their life and took them safe out of the water at the island। उनको बचा के उन्होंने आइलैंड पे ले। तो ये नॉन, चलिए नेक्स्ट चैप्टर, डिस्कवरिंग टट द सैगा कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो कहानी है एक राजा की है जिसका नाम टट। कभी उसने अपना नाम टट हंटन रखा है, कभी टट नटमोल रखा है,
अलग अलग नाम उसने अपने बदले हुए हैं। एक ऐसे राजा की एक जो कब्र खोदी गई, कब्र में से उसको निकाला गया, तो ये राजे की कब्र वहां पे मिली और उस वक्त वहां इजिप्ट में राजा को फेरो बोला जाता था, PHAROH। तो उस कवर में से जब उसको निकाला गया तो ये एकलौती किताब ऐसी मिली और इसका नेशनल जियोग्राफी में भी वॉल्यूम 20 या 21 के नाम से एपिसोड आया हुआ है। वॉल्यूम 3 कुछ ऐसा है, इसके चैप्टर में मेंशन किया गया है। तो एकलौती ऐसी कवर मिली जिसके अंदर सोने के सिंहासन, ज्वेलरी, हीरे मोती, वाइन, स्पाइस, जो हमारे मसाले हैं, ये सब चीजें उसमें मिली। लेकिन वहां के लोगों का मानना ऐसा था कि अब इस राजा की कब्र को छेड़ दिया गया है तो हमें कुछ भयंकर भुगतना पड़ेगा। कोई नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कोई बीमारी फैल सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हॉवर्ड कार्टर नाम के जो जिस व्यक्ति ने ये खोज शुरू की थी, तो उनके बाद में ये डर थी कि अगर मम्मी को कुछ नुकसान हो गया, मम्मी जानते हैं ना सभी, मम्मी का मतलब है ऐसी डेड बॉडीज जिनको सुरक्षित किया जाता है लेप लगा के, रेजिन लगा के, रेजिन को लेप बोलते हैं, जिससे वो प्रिजर्व रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। तो हॉवर्ड कार्टर को भी ये डर था कि मम्मी को कहीं कुछ नुकसान हो गया तो ऐसा ना हो कि लोग मतलब मुझे फिर बोलना शुरू कर दें, ये मेरी निंदा होना शुरू हो जाए। तो इस चक्कर में उसने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की एक बारी में। दूसरी बार जब उसने की तो पूरा सिटी स्कैन वगैरह किया, क्योंकि ये जो राजा था ये अपने टाइम का सबसे जल्दी बनने वाला राजा था। तो बड़ी कम उम्र में ये राजा बन गया था और इसकी मृत्यु का कारण जो है वो भी नहीं पता लग पाया था। तो इसकी मृत्यु का कारण और इसकी जिंदगी को जानने के लिए इसे बार बार निकाला गया। तो इस पे सिटी स्कैन किए गए इसकी मम्मी पे अलग अलग तरह से, तो ये पाया गया कि इसके सभी मेजर ज्वाइंट्स, हड्डियों के कितने जोड़ हैं और ऐसी कोई मतलब इंजरी, ऐसा कोई जख्म नहीं है जिससे ये प्रूव हो सके कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन हॉवर्ड कार्टर ने फिर भी क्या करके फिर उसकी मम्मी को वापस उस कब्र में डाल। तो इस चैप्टर के हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? नंबर 1, why was Tutt's body a matter of a subject matter of repeated scrutiny? Why was Tutt's body a subjected matter of repeated scrutiny? Scrutiny का मतलब होता है छानबीन। तो उसकी लाश को बार बार निकाल के, डेड बॉडी मम्मी को बार बार निकाल के क्यों देखा जा रहा था, क्यों उस पर छानबीन की जा रही? तो देखिए इसका आंसर सिंपल है, Tutt's लाइफ एंड डेथ बोथ आर मिस्ट्री। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों ही रहस्यमयी। इन ऑर्डर टू रिवील दिस मिस्ट्री, और इस मिस्ट्री को जानने के लिए इस बॉडी हैज बीन अ मैटर ऑफ सब्जेक्टेड रिपीटेड स्क्रूटनी। इस कारण से उसकी मृत्यु और उसकी जिंदगी के बारे में जानने के कारण से उसको बार बार जो है वो उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है जो इम्पोर्टेंट है, व्हाई वाज हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड? निंदा क्यों की गई बार बार उसको, मतलब वो जब वो निकाल रहा था तो लोग निंदा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए क्या कारण था कि जिस ताबूत में, कफिन में मम्मी को डाला गया था उसमें एक लेप लगाया गया और लेप लगाने की वजह से वो मम्मी जो है वो ताबूत से चिपक चुकी। अब उसको अलग करने के लिए उनको हैमर और चिसल यानी हथौड़ी और छीनी दोनों चीजों की जरूरत पड़ी। तो उसे ऐसा लगता था कि कहीं मैं हथौड़ी और छीनी भी इस पे चलाऊंगा तो ऐसा ना हो कहीं कि उसकी मम्मी को कुछ नुकसान हो जाए। इस कारण से बार बार उसकी जो खोज थी उसकी निंदा की। अब देखिए आंसर में क्या लिख सकते हैं कि Tutt's body was preserved with resin into a coffin। उसकी बॉडी को संरक्षित करने के लिए लेप लगाया गया और कफिन के अंदर डाल दिया। द बॉडी गॉट फिक्स्ड विद द कफिन, और जो बॉडी थी नेचुरल गिल्ली चीज कोई भी लगा के रखेंगे
जब वो सूखेगी तो वो चिपक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, और कई एग्जाम्पल्स हैं। तो हॉवर्ड हैड टू यूज चिसल टू टेक आउट द ममी आउट ऑफ कफिन। उसको छीनी का इस्तेमाल करना पड़ा कफिन से उसको बाहर निकालने। दैट इज वाई हॉवर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन हैज बीन। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Why was King Tut's body buried with gilded treasure? चमकदार खजाने के साथ उसकी बॉडी क्यों दबाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये 2 नंबर के। Why was Tut's body buried with gilded treasure? देखिए अब इसमें सिंपल सा आंसर है। उस टाइम के राजा ये सोचते थे कि मरने पे अगर कब्र में आप सारा हीरे मोती सोना चांदी पैसा सब डाल दोगे तो शायद ये ऊपर जाके हमारी मदद करेगा हमारे सफर में। तो इस कारण से वो चाहते थे कि डेड बॉडी के साथ ही सब कुछ डाल दिया जाए। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? इन दैट टाइम रॉयल्स फील दैट दे कैन टेक देयर ट्रेजर विद देम। उस समय में शाही लोग ये सोचते थे कि वो अपना जो ट्रेजर जो खजाना है उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वो अपना खजाना साथ में रखते थे। क्या आंसर बोला? इन टच टाइम द रॉयल्स फील दैट दे कैन टेक देयर ट्रेजर विद देमसेल्व्स व्हिच विल हेल्प देम अ लॉट इन द फ्यूचर। तो आने वाला समय है मरने के बाद का, उसमें उनकी वो मदद करेगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन? सिटी स्कैन के क्या रिजल्ट निकले? तो उसमें आप लिख सकते हैं कि मैनी सिटी स्कैन्स वर डन ऑन द मम्मी एंड एट लास्ट इट वाज फाउंड दैट ऑल द मेजर जॉइंट्स ऑफ द मम्मी वर ऑन प्रॉपर प्लेस एंड दे वर सेफ। सिटी स्कैन का नतीजा ये निकला कि सभी जितने भी जोड़ हैं हड्डियों के वो सभी सही हैं, अपनी जगह पे हैं और सुरक्षित हैं। इस कारण से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए इस वाले चैप्टर से कि व्हाई वाज किंग टट्स बॉडी अ सब्जेक्टेड मैटर ऑफ द क्रिकेट स्क्रूटनी। एक, व्हाई हैज बीन किंग टट्स बॉडी बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर। 2, नंबर 3, why was Howard Carter's investigation resented? And number 4, what were the results of the scan? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आज इसमें से आपको 9 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर के लिए ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं, एक और लास्ट कर लेते हैं तो हमारे 4 चैप्टर्स में पूरे हो जाएंगे। Next one is landscape of the soul, 4th chapter. Landscape means भूदृश्य of the soul, अंतरात्मा। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है सिर्फ इस चीज के बारे में, आर्ट, कला के बारे में। और कंपैरिजन किस आर्ट का किया गया है? यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज आर्ट, जो हमारी अपनी एशिया का जो कला है उसके बारे में, और साथ ही साथ में उस कला के बारे में जो विदेश। तो मेनली इसमें यही माना गया हुआ है कि तो एशियन कला है हमारी, मतलब चाइना इज इन ऑल्सो एशिया, तो उस वजह से माना गया है वो मतलब अंतरात्मा से बनाई गई चीज है। और जो यूरोपियन आर्ट है वो आर्टिफिशियल मानी गई इस चैप्टर के हिसाब से। तो इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। आप में से कई लोग अगर चंडीगढ़ गए होंगे तो नेक्शन द्वारा बनाया गया वहां पे रॉक गार्डन, इसके बारे में बोला गया है कि ही हैज क्रिएटेड अ पैराडाइज, स्वर्ग बना दिया उसने। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और वो भी किस चीजों का? कंक्रीट मटेरियल, जो सामान खराब हो जाता है, टूटी हुई चूड़ियां, रफ थिंग्स ऑफ सैनिटेशन मटेरियल, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ऐसी चीजों को उसने इतने अच्छी तरह से यूटिलाइज करके रॉक गार्डन बनाया है कि उसके कारण ऐसा माना गया है कि ही हैज क्रिएटेड अ पैराडाइज, स्वर्ग बना दिया उसने वहां। ठीक है, तो इसमें जो हमारे मेन क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं,
पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फैन शुई। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन आता ही आता है। फैन शुई जो है वो चाइनीज आर्ट है। फैन मीन्स यान, YAN, एंड शुई मीन्स यिन, YIN। ध्यान में रखिएगा, शैन का मतलब है यान और शुई का मतलब है यिन, YIAN। तो यान किसके लिए यूज होगा? फॉर मेल, एंड यिन विल बी यूज फॉर फीमेल। ठीक है। अब मेल का कंपैरिजन किया गया है तो विद रॉक और माउंटेन, क्योंकि ऐसा माना जाता है मेल्स उनका दिल ज्यादा पक्का है, ज्यादा कठोर हृदय के होते हैं, तो उनको यान का नाम दिया गया है, शैन का नाम दिया गया है। और चलते हुए पानी को, कलकल करती हुई नदियों को यिन का नाम दिया गया है, एंड दे हैव बीन कंपेयर्ड टू फीमेल। अब इसमें आंसर में क्या हम लिख सकते हैं, देखिए, द वर्ड शैन शुई मीन्स यान एंड यिन। यान stands for male and yin stands for female. Okay? For the male, the examples has been taken from the mountain or the rock, and for the female, there is example of the river. नदी का एग्जाम्पल लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द यूरोपियन आर्ट विद चाइनीज आर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? हाँ, यही क्वेश्चन है। कंपेयर द चाइनीज आर्ट विद यूरोपियन आर्ट। इसका सिंपल सा आंसर है, इट इज कंसिडर्ड दैट द चाइनीज आर्ट कम्स आउट ऑफ द सोल, अंतर आत्मा से आती है, वेयर एज द यूरोपियन आर्ट इज कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल। उसको आर्टिफिशियल माना गया है, मतलब बनावटी है, वो माना गया है। उसके बाद इसमें देखिए क्या बोला हुआ है, इट इज ऑल्सो सेड दैट both the arts have lot of difference in all fields। दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है सभी क्षेत्रों में। Thus we can say that Chinese art is a real art and European art is not considered as so। तो ऐसा नहीं माना है। अब इसमें बोला हुआ है, एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज रॉ आर्ट एंड आउटसाइड आर्ट। अब देखिए, एक आर्ट ऐसी है जिसमें हमें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, डिप्लोमा करना पड़ता है, और एक आर्ट ऐसी होती है जो आदमी खुद से ही सीख जाता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। एक में हमें सीखने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, ट्रेनर सब चाहिए, और एक आर्ट ऐसी है जिसमें हमें किसी की आवश्यकता नहीं है और हमें वो चीज अपनी अंतरात्मा से ही तैयार करनी है। तो ये डिफरेंट है, रॉ आर्ट एंड आउटसाइड आर्ट। For one art, you need a special training, a trainer, and a particular campus or institute. But for the second art, you need not to have any kind of training that comes out of your soul। आपकी आत्मा से वो निकल के बाहर आती है। और इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है, देयर इज अ पैराडाइज वाला। नेकचंद ने जो रॉक गार्डन बनाया है, जब आप बुक से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको समझ आ जाएगा। तो रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में बनाया गया है। इट इज बेसिकली ए पार्क, एन एरिया वेयर नेकचंद हैज क्रिएटेड अ पैराडाइज। बहुत बड़े इलाके में बनाया गया है, और इसकी खासियत ये है कि दैट पर्सन हैज यूज्ड ओनली द रॉ मटेरियल, द वेस्ट मटेरियल like angles, and we have electric switches, and we have the waste sanitation material and many other things। उसी से उन्होंने कई मूर्तियां बना दी हैं, कहीं पे कई प्रतिमाएं बना दी हैं, टूटे हुए घड़ों को यूज किया हुआ है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो आया है वो ये है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शेन शुई।
Compare and contrast the Chinese art with European art. What is raw art और outside art? तो मेरे को लगता है इस लेक्चर के लिए हमें इतना ही काफी है। हमने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं इसके और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अब फिर से सुन लीजिए, इन 4 चैप्टर में से अगर बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले में से कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडमदर, सेकंड में से एक्सप्लेन द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में से आपको बड़ा क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा डिस्कवरिंग दैट में से, और अगर इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट चाइनीज आर्ट दैट ऑफ यूरोपियन आर्ट। तो हो सके तो थोड़ा सा आप कहीं से हेल्प लेके इसकी डिटेल में चले जाइएगा। आउटलाइनिंग मैंने आपको सारी करवा दी। तो पहले वाले लेक्चर में हमने कर लिया पोइट्री के बारे में, 5 पोइम्स हैं, और अब हमने कर लिया है हॉर्नबिल के 4 चैप्टर्स। और वो 4 चैप्टर्स क्या थे? फर्स्ट वन इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सेकंड वन इज वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर, थर्ड वन इज discovering that the saga continues, and the last one is landscape of the soul. अब हम अगले लेक्चर में जो 4 चैप्टर लेंगे वो नेक्स्ट हम 4 लेंगे, जिसमें अब हमारे चैप्टर्स आएंगे एलिंग प्लैनेट, जो हमारी पृथ्वी है उसको बोला गया हुआ है एलिंग प्लैनेट। एलिंग प्लैनेट के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे ब्राउनिंग वर्जन, फिर द एडवेंचर, एंड द लास्ट वन इज द सेल्फ रोड। काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं अगले 4 जो हैं हमारे। फिर हमारे पास 8 चैप्टर बच जाएंगे और उसके बाद हम ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें से क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। तो आज के अभी इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।